अपन बात करें बेटा कैंसर की। कैंसर जो है इसका मतलब क्या होता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन अगर होता है, सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होने लग जाए तो उसको आप क्या कहेंगे? कैंसर कहेंगे। लेकिन सवाल आता है मन में कि सेल डिवीजन बहुत ज्यादा हो रहा है तो क्या सेल डिवीजन अनकंट्रोल, मतलब ये भी क्या कंट्रोल होता है क्या? सेल को कौन सिखाता है कि तेरे को सेल डिवीजन करना है कि नहीं करना है? सेल को कैसे पता है कि वहां पे सेल डिवीजन होगा कि नहीं होगा? तो सेल डिवीजन कैसे कंट्रोल होता है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। हमारा जो सेल डिवीजन होता है वो कंट्रोल्ड होता है, वो कंट्रोल मैनर में चलता है। आप देखिए ना, जो सेल डिवीजन होता है इस तरीके से इसकी अलग अलग फेजेस होती है। इसमें होती है G1, S, G2 और फिर आती है M फेज। तो सेल डिवीजन से पहले सेल डिवीजन की तैयारियां चलती है। सेल डिवीजन से पहले सेल डिवीजन की तैयारियां चलती है। कोई भी सेल डिवीजन करने से पहले जीवन में अपना डीएनए, जीवन में उसकी तैयारी करेगी ताकि उसका एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट हो सके। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कौन सी फेज में होता है? एस फेज में। तो जीवन से जब एस फेज में सेल एंटर करती है उस वक्त एक चेकिंग पॉइंट आता है और वो चेकिंग पॉइंट से अगर पास हो जाती है तभी वो सेल डिवीजन करती है। इस तरह से चेकिंग पॉइंट और होते हैं और अलग अलग जगह के चेकिंग पॉइंट पर जब वो पास कर लेती है तभी जाके वो सेल क्या करती है? सेल डिवीजन करती है। तो सेल डिवीजन जो होता है ये कंट्रोल्ड मैनर में होता है। जब भी सेल को डिवीजन करना होता है तो ऐसे डिवीजन नहीं करती, पहले इंफॉर्मेशन आती है। वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है बेटा? मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन आया, तो ग्रोथ हार्मोन आएगा सेल की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और सेल मेम्ब्रेन से उसको रिसीव करके वो सिग्नल सेंटर केंद्र तक, न्यूक्लियस तक पहुंचाया जाएगा। फिर वहां पर कुछ जीन्स होंगे वो सेल डिवीजन शुरुआत कराएंगे। तो ये काफी लंबा प्रोसेस होगा और सेल डिवीजन कंट्रोल मैनर में चलेगा। तो G1, S, G2 ऐसे सेल डिवीजन चलता है। तो जब भी कोई सेल जीवन में होती है तो जीवन के लास्ट में ये डिसाइड करती है कब क्या करना है। जीवन के लास्ट में जाके डिसाइड होगा क्या करना है। तुम्हारा जीवन रहते तुम डिसाइड कर लो क्या करना है, तुम्हें मौका नहीं मिलेगा जीवन के आखिर में डिसाइड करना है। ठीक है, तो जीवन के लास्ट में डिसाइड होगा क्या आगे सेल डिवीजन करना है। अगर करना है तो एस फेज में एंटर कर देगी, नहीं करना है तो जीनोड फेज में चली जाएगी। समझ में आ रहा है? तो जीनोड फेज में वो सेल्स होती है जो सेल डिवीजन नहीं करती। ये जीनोड फेज दो तरह की होती है, एक तो होती है टेम्पररी, एक होती है परमानेंट। बोले कुछ सेल हमेशा ही जीनोड फेज में चली गई, मतलब दोबारा कभी डिवीजन नहीं कर सकती, तो परमानेंट जीनोड फेज में। बोले तो हार्ट की सेल्स, बोले तो न्यूरॉन्स जो कभी सेल डिवीजन नहीं कर सकते। तो जो न्यूरॉन्स कभी सेल डिवीजन नहीं कर सकते वो किस फेज में होंगे? जीनोड फेज में होंगे। और वो वाली जीनोड कौन सी होगी बेटा? परमानेंट जीनोड। तो बोलो परमानेंट जीनोड। लेकिन कुछ सेल जो हाल फिलहाल के लिए मान लीजिए सेल डिवीजन नहीं कर रही है, लेकिन कुछ वक्त के बाद हो सकता है तो जरूरत उनको सेल डिवीजन करना पड़े, तो वो टेम्पररी जीनोड में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? टेम्पररी जीनोड। तो टेम्पररी जीनोड फेज में है। और जब जरूरत होगी तब वापस से किस में एंटर कर जाएगी? G1 फेज में एंटर कर जाएगी और फिर चेकिंग पॉइंट क्रॉस करके GS और G2 में चली जाएगी और M फेज में चली जाएगी, तो सेल डिवीजन ही हो जाएगा। तो कोई भी सेल कैसे सेल डिवीजन करती है, एक सेल साइकिल पूरा 11th में पढ़ाया जाता है। ठीक है ना? ऐसे सेल का सेल डिवीजन रेगुलेट मैनर में चलता है। लेकिन सेल का डिवीजन ही अनकंट्रोल्ड हो जाए, सेल डिवीजन ही अनकंट्रोल हो जाए, यानी कि एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाए, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए। जब एबनॉर्मल ग्रोथ होगी तो पता चलेगा यार बॉडी में तो बहुत सारा नया नया कुछ बन रहा है। बोले तो नियोप्लाज्म बन रहा है। क्या बन रहा है? नियोप्लाज्म। तो नियोप्लाज्म बोले तो ट्यूमर। क्या बन रहा है? ट्यूमर। घाटे समझते हैं? ट्यूमर बन रहे हैं। तो ट्यूमर बनने शुरू हो जाएंगे तो बोलेंगे कैंसर हो गया। तो सेल डिवीजन डिस्टर्ब हो जाए और अनकंट्रोल्ड बिना रेगुलेटेड सेल डिवीजन हो जाए, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए सेल्स की, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई, सेल ग्रोथ ज्यादा कर गई और सेल की संख्या बढ़ गई, तो नियोप्लाज्म कुछ नया नया बन गया है, प्रोटोप्लाज्म। तो नियोप्लाज्म बन गया तो उसको क्या कहेंगे अपन? ट्यूमर कहेंगे। ये ट्यूमर दो तरह के होते हैं। ट्यूमर जो होता है एक तो होता है बेनाइन और दूसरा होता है मैलिग्नेंट। तो दो तरह के ट्यूमर होते हैं। एक ट्यूमर ऐसा जो अपनी जगह पे फिक्स रहता है, उनको बेनाइन ट्यूमर कहा जाता है, और ऐसे ट्यूमर जो जगह से फैल जाते हैं उनको मैलिग्नेंट कहा जाता है। तो बोलो दोनों में खतरनाक कौन सा है? मैलिग्नेंट ट्यूमर खतरनाक होता है, मैलिग्नेंट कैंसर खतरनाक होता है। तो बेनाइन कैंसर को तो सच में कैंसर ही नहीं मानते। बोले कोई बात नहीं, है तो है। बोले किसी के यहाँ पे मस्सा इकट्ठा हो गया, मस्से वाट्स हो गए, तो पिगमेंटेशन ज्यादा हो गया, कहीं पे कुछ काला काला से इकट्ठा होकर बन गया, तो आपने कहा मस्सा हो गया, वाट हो गया, ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, कहीं नहीं फैलेगा। बोला ये बेनाइन ट्यूमर है। और जो बेनाइन ट्यूमर है उनको रियल कैंसर नहीं माना जाता।
तो ये इतने डरावने नहीं होते हैं, ये रियल कैंसर नहीं है। तो एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं अपन इसका, स्किन वार्ड्स, त्वचा के ऊपर जो होता है ना स्किन वार्ड्स, वार्ड्स बोले तो मस्से, देखा है आपने, है ना। तो स्किन पर जो वार्ड्स होते हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है, जीवन से लेकर के लास्ट तक वो आपके एज इट इज बने रहेंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन हर बेनाइन को आप सीधा साधा नहीं समझे, बेनाइन ही आगे जाकर मैलिग्नेंट में कन्वर्ट होता है। तो जब तक बेनाइन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जैसे ही मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हुआ बात बढ़ जाएगी। मैलिग्नेंट बोले तो एक जगह से दूसरी जगह तक जाता रहता है। जैसे आपने सुना होगा ब्लड कैंसर, सुना है, बोलने के लिए बोल देते हैं ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर, लेकिन एक्चुअल में ब्लड कैंसर में ल्यूकेमिया भी आता है और लिम्फोमा भी आता है। ल्यूकेमिया जो जगह जगह फैल रहा है, लिम्फोमा लिम्फ नोड में सूजन जो है ना एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गया, एक ही जगह पे मास इकट्ठा हो गया। तो एक होता है ल्यूकेमिया, एक होता है लिम्फोमा। तो दोनों का अलग अलग होता है, जब वक्त आएगा पढ़ाया जाएगा। लेकिन एक तो अपनी जगह पर रह रहा है तो बेनाइन है, और जगह जगह फैल रहा है तो मैलिग्नेंट है। तो जो है ना ज़्यादा खतरनाक कौन सा है, मैलिग्नेंट, क्योंकि ये इन्वेंसिव होता है। कैसा होता है, इन्वेंसिव, बोलेगा आक्रामक है। कैसा, ये आक्रामक, या आसपास की सेल अटैक कर देगा आसपास, आक्रामक है। यही रियल कैंसर है, बोले तो कैंसरस है। कैसा, ये कैंसरस है, रियल कैंसर यही वाला है। बोले तो यही वाला जो बेटा ये कैप्सुलेटेड होता है, कैसे, नॉन कैप्सुलेटेड होता है। कैसा होता है, नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन कैप्सुलेटेड मतलब ये ढका हुआ नहीं है, तो खुला है, तो यहाँ की सेल्स इधर उधर जाएगी, जहाँ जाएगी वहाँ पे क्या कर देगी, कैंसर कर देगी। ये जो बेटा ये रैपिड ग्रोथ करता है, कैसी ग्रोथ करता है, रैपिड ग्रोथ, बोले तो अचानक से ग्रोथ करेगा और बढ़ जाएगा, तो बहुत ही खतरनाक है। और जब ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो इसका जाना क्या कहलाता है, मेटास्टेसिस। क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस शो करता है, ये वाला मेटास्टेसिस शो नहीं कर सकता। तो मैंने बहुत सारे शब्द एक साथ समझाए थे और आपको बताया था बेटा मेटास्टेसिस क्या होती है, मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, मेटाजेनेसिस क्या होती है। बेटा याद आ रहा है, मेटाजेनेसिस पॉलिप मेडुसा टेक्सोनोमी, मेटास्टेसिस ये वाला, और मेटाजेनेसिस मेंढक जो होता है वो लार्वा कैसा होता है, अडल्ट कैसा होता है, कायांतरण, है ना। तो मेटामॉर्फोसिस, तो मेटामॉर्फोसिस, मेटाजेनेसिस, मेटास्टेसिस, ये मेटास्टेसिस शो करता है। तो रियल में कैंसर वो वाला है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, अगर स्किन वॉट अपना कलर चेंज कर रखा है तो ये अच्छा साइन नहीं है। अगर स्किन वॉट अपना कलर चेंज कर रहा है तो ये अच्छा साइन नहीं है। लेकिन हर स्किन वॉट से डरने की जरूरत नहीं है, हर बेनाइन से डरने की जरूरत नहीं है। बोले तो हर बीमारी आपको पढ़ाई जाएगी तो उसका एप्लीकेशन अपने ऊपर नहीं करना है, क्योंकि जो आप पढ़ोगे वो आपको अपने अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा। मैं कहूँगा इसका स्किन कलर धीरे धीरे चेंज होने लग जाए तो समझ जाना ये मैलिग्नेंट में कन्वर्ट होने वाला है। आपको लग जाएगा अरे ये तो कल तो नॉर्मल था, आज थोड़ा चेंज हो रहा है, इसमें तो कुछ दिक्कत है, और मरोड़ के तोड़ के तुमने और इसको स्टिमुलेट कर दिया। कहीं पर गांठ हो रही थी, बचपन से उसको छेड़ा नहीं, आज पड़ा है कैंसर तो उस गांठ को ही छेड़ना शुरू कर दिया। जैसे गांठ को छेड़ा, उसको फोड़ा, दबाया तो बेनाइन थी, मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो गया स्टिमुलेशन से। तो पहली चीज तो इसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना है, और दूसरी चीज इसको छेड़ना नहीं है। अगर कहीं बेनाइन वाले भी गांठ है तो उसको छेड़ना नहीं है। कैंसर का जो स्टडी होता है इसको कहते हैं बेटा कार्सिनोलॉजी। क्या कहलाते हैं, तो कैंसर का जो स्टडी होता है कार्सिनोलॉजी। एक्चुअली कैंसर की स्टडी को कार्सिनोलॉजी नहीं कहते हैं, आजकल कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी। और ऑन्कोलॉजी, कैंसर पैदा करने जो वायरस होते हैं उनको कहते हैं ऑन्को वायरस। तो शुरू में ये माना गया कैंसर खाली वायरस की वजह से होता है और उसको ऑन्को वायरस कर दिया, और कैंसर की स्टडी को मतलब अभी पता चला वायरस की वजह से कैंसर होता है तो उस वजह से वायरस को ऑन्को वायरस कह दिया गया, कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कह दिया गया। ये पुराने टाइम पे कहते थे कार्सिनोलॉजी, पुराने टाइम पे कैंसर की स्टडी क्या कहते थे, तो ये पहले कहते थे प्रीवियसली कॉल्ड, तो पहले इसको कार्सिनोलॉजी कहते थे। क्यों कहते थे कार्सिनोलॉजी, एक्चुअली कार्सिनोलॉजी होता है मेरा केकड़े का अध्ययन। केकड़ा समझते, क्रैब, तो ये रहा क्रेब। तो जो क्रेब होता है, केकड़ा देखा है आपने, कितने केकड़ा देखा है, हाँ सभी ने। तो केकड़ा होता है ना, देखो केकड़ो ऐसे ऐसे ऐसे, उसकी बहुत सारी टांगे होती है, होती कि नहीं होती है, होती है ना। तो जैसे केकड़े में बहुत सारी टांगे होती है, वैसे जो कैंसर की सेल्स होती है वो आप सब तरफ दूसरी सेल्स में घुस जाती है और उनसे न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देगी। आसपास की सेल को भूखा मारेगी तो उनसे न्यूट्रिशन ये ले लेगी एक्स्ट्रा। तो इस तरह से तो केकड़े जैसी होती है ना, इसलिए इसकी स्टडी को अरस्तु भाई साहब ने, ये कार्सिनोलॉजी है ना, कार्सिनोलॉजी अरस्तु के टाइम का, तो उन्होंने क्या किया, पुराने लोगों ने इसको कार्सिनोलॉजी कह दिया। लेकिन आज के टाइम पर अपन इसको कार्सिनोलॉजी ने करके क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी। ऐसे ही दिख रहा है, ऑकर डोको ऐसा तो नहीं दिख रहा, कुछ डोगी नहीं है वो, है ना, ऑन्कोलॉजी है, ऑन्कोलॉजी। ओके जी, कुछ समझ में आ रही है बातें। अरे नीचे क्यों बैठी, बेटा ऊपर बैठना। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ ले मैं आपसे,
जो कैंसर होता है ना वो इन्फेक्शियस होता है कि नॉन इन्फेक्शियस? तो मोस्ट ऑफ कैंसर्स आर नॉन इन्फेक्शियस। देखो इस बात को पता है पर फिर भी लिख देता हूँ चलो। ट्यूमर का मतलब समझ गया हरीश? गांठे। हाँ जी, ये रही एक नॉर्मल सेल, आप ही की किसी की सेल है, और इस सेल के अंदर बेटा ये रहा क्या? न्यूक्लियस। अब हमारे ही जीन में, हमारे ही सेल में, हमारे डीएनए में, हमारे न्यूक्लियस में कुछ स्पेशल टाइप के जीन होते हैं। ये रहा, जैसे ये जो जीन है इसको बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। क्या है ये? प्रोटो ऑन्कोजीन। इसी तरह से ये जो जीन है एक और, इसको बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। क्या बोलते हैं? ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन, प्रोटो ऑन्कोजीन, ये हमारे सेलुलर जीन्स हैं। कैसे जीन है ये? सेलुलर जीन, मतलब हमारी सेल के नॉर्मल जीन है, नॉर्मल सेलुलर जीन। और सेलुलर जीन है, हमारी सेल के जीन है, तो इनको सी ऑन्क कहा देते हैं। क्या कह देते हैं? सी ऑन्क। इनका काम क्या है समझिए बेटा। प्रोटो ऑन्कोजीन ये हमारी सेल के अंदर मौजूद रहता है। प्रोटो ऑन्कोजीन की वजह से ही सेल में ग्रोथ होती है। ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। जब भी जीएच हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन या कोई और बायोलॉजिकल फैक्टर आएगा और ग्रोथ को स्टिमुलेट कराएगा, तो ग्रोथ तब तक नहीं होगी जब तक कि प्रोटो ऑन्कोजीन उस जीएच हार्मोन को रिसीव करने वाला प्रोटीन उसकी मेम्ब्रेन पे नहीं लगा दे। एक ग्रोथ हार्मोन आ रहा है, ग्रोथ करानी है, तो जैसी सेल पे बॉडी की हर सेल ग्रोथ नहीं करेगी, जिस सेल का ग्रोथ कराना है वो सेल ग्रोथ करेगी। तो ऐसा कैसे होगा? क्योंकि प्रोटो ऑन्कोजीन उसको रिसीव करने के लिए वो रिसीव प्रोटीन रिसेप्टर तो बनाएगा, और रिसेप्टर वहाँ पे अपीयर होंगे प्रोटो ऑन्कोजीन की वजह से, और रिसेप्टर अपीयर होंगे तब उसको रिसीव किया जाता है सिग्नल को। उसके बाद वहाँ पर सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। ग्रोथ करनी है, सेल डिवीजन करना है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल बनानी है। तो ये सारा जो काम होगा वो कौन देखेगा? प्रोटो ऑन्कोजीन। लेकिन जब सेल डिवीजन शुरू ही हो गया है तो कहीं बर्बाद ना कर दे, ये इतना ज़्यादा सेल डिवीजन नहीं हो जाए कि गांठे बन जाए। मतलब सेल डिवीजन को रोकना भी जरूरी है, और सेल डिवीजन को कंट्रोल करना, मतलब ट्यूमर नहीं बन जाए उसको सप्रेस करके रखना, ये काम करता है ट्यूमर सप्रेसर जीन। और ट्यूमर सप्रेसर जीन तो इतना जरूरी है कि तुम जो बॉडी की ग्रोथ कर रहे हो, अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन नहीं होता तो तुम्हारी ग्रोथ ही कितनी एबनॉर्मल हो जाती, कितनी इरेगुलर हो जाती। तो इस नॉर्मल ग्रोथ के लिए कौन जरूरी है? ट्यूमर सप्रेसर जीन। इसीलिए तो ट्यूमर सप्रेसर जीन को क्या बोलते हैं? एंजल गार्डियन ऑफ ह्यूमन जीनोम बोलते हैं इसको। एंजल गार्डियन ऑफ ह्यूमन जीनोम, मतलब ह्यूमन जीनोम के लिए फरिश्ता है और ह्यूमन जीनोम को बचाए रख रहा है ट्यूमर सप्रेसर जीन। लेकिन क्या होता है कि किसी कारणवश यहाँ पर न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। क्या हो जाए? न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर हो जाए ऑन्कोजेनिक या न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो किसी कारणवश न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन या ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तो ये रही हमारी सेल, और ये रही हमारे सेल के अंदर का न्यूक्लियस। लेकिन न्यूक्लियस में जो नॉर्मल हमारे सी ऑन्क थे वो नहीं बचे, और यहाँ पर जो ट्यूमर सप्रेसर जीन, जो प्रोटो ऑन्कोजीन थे, अब वही बदल गए हैं, उनमें म्यूटेशन हो गया है और वो कैंसर पैदा करने वाले जीन बन गए, कैंसर जीन। कौन से जीन बन गए? कैंसर जीन, या फिर इन्हीं को कह देंगे बेटा ऑन्कोजीन। क्या कह देंगे? ऑन्कोजीन, या फिर बायोलॉजी में अपन इनको कहते हैं वी ऑन्क। क्या कहते हैं? वी ऑन्क। तो वी ऑन्क ये है जो ट्यूमर वाली सेल में, यानी ये कैंसर वाली सेल होगी। क्या हो गई? ये कैंसर सेल, या फिर बोल दीजिए ट्यूमर सेल। तो कैंसर सेल है, ट्यूमर सेल है, और ये वाली सेल कैसी है? नॉर्मल सेल है। तो नॉर्मल सेल में ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तो वहां पर जो प्रोटो ऑन्कोजीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन थे, वो म्यूटेट होकर के क्या बन जाएंगे? ऑन्कोजीन बोले तो सी ऑन्क वी ऑन्क में कन्वर्ट हो जाता है। अब सेल तबाही मचाना शुरू करेगी, सेल डिवीजन एबनॉर्मल होगा, एबनॉर्मल सेल डिवीजन होगा, इसका केरोप्लाज्मिक इंडेक्स बिगड़ जाएगा। और आप ये पूछेंगे कि सर ये ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ? आपने कहा ऐसा होने की वजह से हो रहा है, तो ये ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ? शुरुआत में काफी टाइम तक ये माना जाता था कि वायरस की वजह से होता है, और ऐसे वायरस को आपने ऑन्कोवायरस कह दिया, और ऐसे सेल को आपने, इसके जीन थे इनको वी ऑन्क कह दिया। लेकिन बाद में समझ में आया वायरस ही नहीं, ये हमारी खुद की बॉडी में कुछ एक्टिविटी गड़बड़ होने से हो जाता है।
मतलब कैंसर पैदा करने के लिए आपको बाहर से फैक्टर लेने की जरूरत नहीं है, अंदर से अपने आप भी हो सकता है। अगर कुछ चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर आ जाएं, कुछ इफेक्ट आ जाए, तो वो चीज़ें जो कैंसर को पैदा करते हैं उनको कार्सिनोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कैंसर कोजिंग एजेंट नॉन एज कार्सिनोजन। तो ये न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कार्सिनोजन। ये कार्सिनोजन की वजह से होता है। अब कार्सिनोजन क्या होते हैं ये समझना जरूरी हो गया। तो कैंसर कोजिंग एजेंट कॉल्ड कार्सिनोजन, एंड नाउ स्टडी ऑफ कार्सिनोजन इज नॉन एज कार्सिनोलॉजी। तो अब कार्सिनोलॉजी का मतलब कैंसर कोजिंग एजेंट की स्टडी है, और कैंसर की स्टडी क्या हो जाएगी? ऑन्कोलॉजी। शुरुआत में मामला गलत है ना। अब कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? तो कार्सिनोजन जो होते हैं बेटा, कोई केमिकल हो सकता है। ये क्या हो सकता है? केमिकल हो सकता है बेटा। ये कोई फिजिकल फैक्टर भी हो सकता है। ये बेटा रेडिएशन भी हो सकती है। और रेडिएशन की अगर बात करें तो दो तरह की रेडिएशन होती है, एक तो होती है आयोनाइजिंग और एक होती है नॉन आयोनाइजिंग। ध्यान से समझना, किसी की सेल के ऊपर अल्फा रेज डाल दी, सॉरी किसी की सेल के ऊपर एक्स रेज डाल दी, गामा रेज डाल दी, तो गामा रेज एक्स रेज उसके सेल के अंदर जाकर के उसके डीएनए में जाकर के प्रोटोऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर म्यूटेशन पैदा करके उनको ऑन्कोजीन में बदल देगी। तो ये रेडिएशन है, ये रेडिएशन जो है ना, समझ रहे, विकिरण, वो विकिरण आयनाइजिंग होती है। बोले तो ये किसी एटम के ऊपर डाली जाए तो उस एटम का इलेक्ट्रॉन निकाल करके उसको आयन बना देती है। तो जो इतनी पावरफुल रेज है कि किसी एटम पर डाली जा रही, किसी परमाणु पर डाली, तो परमाणु की बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया, उसको आयन बना दिया। इनको आयनकारी किरणें या आयनाइजिंग रेज कहेंगे, जैसे कि एक्स रेज, जैसे कि गामा रेज। इसीलिए तो एक्सरे इतना खतरनाक होता है कि जहां पर एक्सरे रूम होता है उसके बाहर साफ साफ लिखा होता है कि प्रेग्नेंट लेडी को एक्सरे रूम के बाहर से नहीं गुजरना चाहिए। उसके ऊपर अगर रे गिर गए तो उसके कोख में जो बच्चा, उसके अंदर बोन मेरो डिस्टर्ब हो जाएगा, कैंसर हो सकता है उसके अंदर, और म्यूटेशन हो सकता है। इतनी ज़्यादा एक्सरे खतरनाक है, तो एक्सरे नहीं कराना चाहिए बिना मतलब के। यूनिक शौक लग रहा है एक्सरे करा के देखते हैं अपनी कितनी हड्डियाँ है, टार्सस मेटार्सस बराबर है कि नहीं, ऐसा नहीं है ना। इसीलिए मैं एक्सरे कराने से बचा रहता है। नाउ आयनाइजिंग रेज में आ गई, और नॉन आयनाइजिंग रेज में आती है यूवी रेज। जब आपको इकोलॉजी पढ़ाई जाएगी तो आपको बताएंगे कि यूवी रेज, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, इकोलॉजी में पढ़ाते हैं ना, तो वहाँ पे सारी यूवी रेज, नॉन आयनाइजिंग रेज पढ़ाई जाएगी। ये जो नॉन आयनाइजिंग रेज है, ये आपकी स्किन के ऊपर जो यूवी रेज गिरती है तो आपकी स्किन के अंदर मेलेनिन पिगमेंट होता है, वो इनको एब्जॉर्ब कर देता है, जिसकी वजह से स्किन को दिक्कत नहीं आती। लेकिन बाई चांस ये ज़्यादा ही मात्रा में गिर रही है तो उस वक्त क्या होगा बेटा? उस वक्त आपके अंदर वहाँ पे म्यूटेशन हो जाएगा, बीमारी हो जाती है बेटा, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, याद आ रहा है कुछ, है ना। तो कुछ भी हो सकता है म्यूटेशन। तो आयनाइजिंग, नॉन आयनाइजिंग, ये जो रेडिएशन है ये इतना घातक होता है, गामा रेज, एक्स रेज, कि जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया तो उस परमाणु बम की वजह से जो रेडिएशन आया उससे 5 गुना ज़्यादा खतरनाक ये है। एक्सरे जो करा रहे हो तुम, तो हिरोशिमा नागासाकी का जो रेडिएशन था उससे भी 5 गुना ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा मॉड्यूल में लिखा हुआ, पढ़ लेना। बात समझ में आ गई? फिजिकल में भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे फिजिकल में सबसे कॉमन फैक्टर तो आप टेम्परेचर ही लेके चलते हैं, हाई टेम्परेचर। अगर कोई हाई टेम्परेचर पर रह रहा है तो उस हाई टेम्परेचर की वजह से उसमें म्यूटेशन हो जाता है। सर कैसे रहेगा? जैसे बात करते हैं कश्मीर की, तो उनमें हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा बेटा? मुझे मत सिखाओ। कश्मीरी लोग जो होते हैं वो ठंड से बचने के लिए एक मिट्टी की बनी सिगड़ी अपने पास रखते हैं, जिसको कांगड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांगड़ी। तो कांगड़ी करते हैं और लंबे लंबे कोट पहनते हैं, और उन कोट के अंदर कोयले भर के रखते हैं, और जैसे ठंड से बचने के लिए अपने पेट यहाँ पे आती है तो वहाँ पर वो क्या करते हैं? कोयले डाल देते हैं वापिस से, और सिगड़ी गर्म हो जाती है कि बॉडी गर्म रहे। इसकी वजह से हाई टेम्परेचर की वजह से स्किन के अंदर कैंसर शुरू हो जाता है, और इसका नाम ही पड़ गया कांगड़ी कैंसर। कांगड़ी कैंसर कांगड़ी की वजह से हो रहा है। ये सुनी सुनाई बातों पर आधारित नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल है, मॉड्यूल में भी है, देख लेना, अभी नहीं बाद में। यहाँ पर होता है कैंसर, ये आपकी मम्मा की निशानी है। बोले तो यहाँ पर क्या था? अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये अम्बिलिकल कैंसर भी बोल सकते हैं इसको, समझ में आ गया? पैरा अम्बिलिकल कैंसर अम्बिलिकल कॉर्ड के आसपास कितने लगा, है ना। तो ये आपके यहाँ पर कैंसर हो सकता है, कांगड़ी कैंसर। व्हाट इज कांगड़ी? सिगड़ी को कहते हैं कश्मीरी लोग, है ना। तो इस कैंसर का नाम भी क्या पड़ गया? कांगड़ी कैंसर। हाई टेम्परेचर की वजह से हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। काहे को मेरे को सिखाते हो? तुम सोचो ना तुम कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो। हाँ जी। और भी ऐसे बहुत सारे ऐसे आपको देखने को मिले, जैसे केमिकल। आप तंबाकू लेते हैं, तंबाकू के अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं। जैसे एक होता है एन नाइट्रोसो डाइमिथाइल एमीन। तो एन नाइट्रोसो डाइमिथाइल एमीन, ऐसे बहुत सारे, टार भी होता है उसके अंदर, ऐसे बहुत सारे केमिकल होते हैं तंबाकू वगैरह में। उन केमिकल को आप लेते हैं तो या तो तंबाकू को आप च्यू करते हैं या स्मोक करते हैं। समझते हैं बेटा? च्यू करना समझ में आता है? हरीश, मुंह में रहती है, उसको क्या कहते हैं? च्यू करना। ऐसे ही कहते हैं ना, चबाना। तो इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में?
नहीं, च्यू ही करते हैं बेटा। तो या तो आप तंबाकू को च्यू करते हैं या तंबाकू को स्मोक करते हैं। तो स्मोक करेंगे तो लंग्स के अंदर क्या जाएगा, स्मोकिंग, और वो सारे केमिकल लंग्स में जाएंगे, बोले लंग कैंसर हो जाएगा। और अगर तंबाकू को च्यू करेंगे तो आपके ओरल कैंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी बहुत से लोगों को कैंसर होता है। अरे तंबाकू खाने वालों की तो ये स्थिति होती है, उनका मुंह पूरा नहीं खुलता है, थोड़ी सी तेज तीखी मिर्ची तो नहीं खा सकते और मुंह तो पूरा खुलता ही नहीं है थोड़ी सी तंबाकू खाने के बाद। सोचो जब कैंसर हो जाएगा तब क्या होगा। किसी दिन ब्रश कर रहे होंगे, इतना ज़्यादा ट्यूमर होगा, इधर से ब्रश घुसाएंगे इधर से निकल जाएगा, ये कंडीशन हो जाती है। क्योंकि खाते तंबाकू इतनी आदत होती है, रात को रख के सो जाते हैं और सुबह जब उठते हैं तो कितना ज़्यादा टॉक्सिक वहाँ पे बन रहा है, कितना ज़्यादा हाई कंडीशन हो गया। तो ये केमिकल की वजह से, और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो दिक्कत करते हैं। बायोलॉजिकल भी होते हैं ये फैक्टर्स, ये जो कार्सिनोजन से बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। बायोलॉजिकल की बात करें तो जैसे फीमेल से, तो फीमेल में एस्ट्रोजन का अगर हाई लेवल हो जाए तो उससे ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। हर बार तो नहीं पढ़ा था, इस बार ब्रेस्ट कैंसर भी डिटेल से पढ़ाएंगे। तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। इसी तरह से कोई वायरस आपकी बॉडी के अंदर आ गया तो वो भी आपके अंदर कैंसर कर देगा, है ना। जैसे आपने कल ही पढ़ा था शायद एक कैपोसी सार्कोमा, हर्पीज वायरस की वजह से, वो भी तो कैंसर ही है। तो बायोलॉजिकल भी हो सकता है वायरस की वजह से, वायरस बायोलॉजी में पढ़ते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से हो सकता है, केमिकल की वजह से हो सकता है। जैसे एक तो मैंने बता दिया, एक एफ्लोटॉक्सिन वगैरह होता है, इनसे भी हो जाता है। सीडीओ, कैडमियम ऑक्साइड वगैरह, इनसे भी हो जाता है। तो ये भी हो सकता है, फिजिकल भी होता है। तो कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है। चाय जो पीते हैं ना, वो चाय के लिए कप आते हैं प्लास्टिक के, उन प्लास्टिक जो कागज के, आपको लगता है कागज के कप है, वो प्लास्टिक के होते हैं, क्योंकि बाहर से कागज होता है, अंदर पर उनकी कोटिंग प्लास्टिक की होती है ताकि चाय उसे लीक नहीं हो जाए। तो एक कप चाय अगर आप पी रहे हैं तो कितना ही नैनोग्राम में प्लास्टिक आपके अंदर जा रहा है। और ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 10 सालों के अंदर आप सभी कैंसर से पीड़ित होंगे जो प्लास्टिक के कप में चाय पी रहे हैं। चाय नहीं पीते ना, पीनी भी नहीं है, तो इनसे भी कैंसर होता है। और आज अगर इस प्लास्टिक की वजह से होने वाले कैंसर, क्योंकि आपको नहीं पता, सांस तो ले रहे हो ना, तो हवा में कितने ही माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स मौजूद है जो आप सांस लेने से आपके अंदर इनहेल हो रहे हैं। और अगर तुम चाहते हो कि ये सारे माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स खत्म हो जाए तो आज दुनिया में जितना भी प्लास्टिक है उसको बंद कर दो, उसको बैन कर दो, उसको खत्म कर दो, नष्ट कर दो। तो आने वाले 10,000 साल के बाद ये माइक्रो प्लास्टिक खत्म होंगे जो हवा में मौजूद है, आने वाले 10,000 साल के बाद। समझ रहे हैं तो स्थिति क्या है, कितनी गंभीर है। ये बात हो रही बेटा कैंसर की, और भी बहुत से तरीकों से फैलता है। जैसे न्यू जर्सी, पुरानी जर्सी नहीं, न्यू जर्सी कहाँ है, जहां पर भी है ना, उस न्यू जर्सी के अंदर जो घड़ियां बनाई जाती है, तो घड़ियों को जो बनाते हैं बेटा, घड़ियां बनाने के लिए वहां पर इन घड़ियों के अंदर यहाँ पर इस तरह से डायल के अंदर, कांटे के अंदर रेडियम लगाया जाता है, ताकि जब आप अंधेरे में टाइम देके आपको कुछ नजर नहीं आए लेकिन कांटों की पोजीशन नजर आता है। तो जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं, वो वर्कर्स क्या करते हैं, उन घड़ियों को रेडियम लगाने के लिए उसको सुई से, एक ब्रश, पतला सा ब्रश होता है, उस ब्रश से उस रेडियम को लिया, इसको क्या किया, एक बार थोड़ा सा गीला किया ठूक से और लगा दिया, अगली घड़ी लिया लगा दिया। ऐसे करते करते सालों साल उनके मुंह के अंदर रेडियम जमा होता है और वो रेडियम इनके अंदर जाकर कैंसर कर देता है। सबसे खतरनाक यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर करता है। तो उन लोगों के अंदर यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो जाता है ना। तुम्हारे घर में जो ओल्ड एज पर्सन है उनको 50-45 की उम्र के बाद सुसु के दौरान दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, और जब सुसु के अंदर दिक्कत आती है तो शर्म के मारे वो बताते नहीं हैं। बच्चे क्या सोचेंगे, लेकिन बताना चाहिए। जब 50-45 की उम्र हो जाए और ऐसी दिक्कतें आ रही है तो एक बार कंप्लीट सोनोग्राफी करा लेनी चाहिए, ताकि समझ में आ जाए कि कहीं पर प्रोस्टेट ग्लैंड में कहीं एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं हो गई, वहाँ पर ट्यूमर बनना तो शुरू नहीं हो गई, वो बेनाइन है तब तक की सफाई हो जाए, मेलिग्नेंट में बदल गए तो यहाँ पता नहीं क्या क्या कर देंगे। प्रोस्टेटिक कैंसर नाम सुना है, प्रोस्टेट कैंसर, है ना। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं अपने पास सुनाने के लिए, और टाइम बहुत कम बचा है सुनाने को मेरे पास, और भी बहुत सारे किस्से हैं, है ना। आपने उधर पढ़ाई है, जो विकसित देश है वो विकासशील देश है। तो विकसित देश, वो जो इलेक्ट्रॉनिक जो उनके उपकरण होते हैं ना, उनको ई वेस्ट कहते हैं, वो ई वेस्ट विकासशील देशों को देते हैं। और वो जो विकासशील देश होते हैं वो उनमें से महंगी धातुओं को निकालते हैं। जैसे कि विकसित कंट्री जो है वो इंडिया और चाइना को अपने क्या देता है, ई वेस्ट देता है। आप ये नहीं सोचे कि चाइना से इंडिया आ रहा है या चाइना दूसरों को दे रहा है, नहीं, चाइना में भी ई वेस्ट आते हैं। और वो ई वेस्ट की जब सफाई की जाती है, उनमें से जो मेटल्स होती है, महंगी मेटल, उनको निकालने का काम करते हैं वर्कर। तो महंगी मेटल को जब निकालते हैं तो उनके हाथों पर वो हैवी मेटल्स लगती है, और उन हैवी मेटल्स की वजह से क्या होता है बेटा, कैंसर की संभावना होती है। बात करें अपन तो सेकंड वर्ल्ड वॉर, उस समय हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम गिराया गया, पूरा जापान तबाह हो गया। वो जापान जो पूरा तबाह हो गया था, उस जापान ने जब अपने पैरों पे खड़ा हुआ तो आज टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे टॉप पर जापान आता है। ये जो कैमरा आप देख रहे हैं सामने, पैनासोनिक कहाँ की है, जापान की तो है। आपके महंगे से महंगे फ़ोन जो आ रहे हैं, बढ़िया क्वालिटी का सोनी की कंपनी की टीवी आ रही है, फ़ोन आ रहा है, कहाँ के, जापान के तो है। तो किसी ने कहा जापान इतना विकसित है, इतनी टेक्नोलॉजी में आगे है, तो अब तो अमेरिका को ही उड़ा दो। जापान ने कहा नहीं। जब व्हाइट हाउस के अंदर वो जो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है,
जो बाइडेन व्हाइट हाउस के अंदर बैठा होगा और बैठ करके अपनी स्क्रीन को ऑन करके देखता होगा तो स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा लोगो आता सोनी का। ये उस पूरे अमेरिका के ऊपर जापान का एक चांटा है। टेक्नोलॉजी के मामले में उसको पूरे को निपटा दिया, है ना। जापान का 10 साल का बच्चा एक क्वार्ट्ज घड़ी जो है वो खुद से बना के पहनता है, और हमारे यहाँ पे 20-20 साल के बच्चे एनसीईआरटी संघर्ष करते हैं, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी का चमत्कार हमारा है जापान में। तो जापान में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए तो जापान पूरा तबाह हो गया। जब पूरा जापान तबाह हो गया तो उस समय जापान की अर्थव्यवस्था इतनी बिगड़ गई कि जापान चाह रहा था कि हमारे लोगों को कैसे रोजगार मिले। तो उस समय कुमामाटो के अंदर एक जगह थी मीनामाटा, कुमामाटो प्रांत का नाम, उसके अंदर एक जगह थी मीनामाटा। मीनामाटा एक्चुअली नदी का नाम है। उस नदी के पास में ही जो गांव था उस गांव को भी मीनामाटा ही कहते थे। उस मीनामाटा के अंदर एक कंपनी लगी जिसका नाम था चिस्सो कॉर्पोरेशन। क्या नाम था? एक्चुअल में ये लोग जो है ना उर्वरक बनाते थे, फर्टिलाइजर बनाते थे। तो चिस्सो कंपनी लगी, तो कंपनी में वो लोग चाहते थे हमारे लोगों को नौकरी मिले। तो उन्होंने इसका विरोध नहीं किया कि आप गांव के जस्ट पास में कैसे एक फैक्ट्री लगा रहे, बल्कि उसको स्वागत किया, लगा ये फैक्ट्री हमारे लोगों को काम मिलेगा। तो उस नदी के पास में फैक्ट्री लगी, तो उस फैक्ट्री में जो वेस्ट निकलता है उसमें जो ना मिथाइल मर्क्यूरेट था, उसमें मिथाइल मर्क्यूरेट था, और वो मिथाइल मर्क्यूरेट जब वेस्ट जाता था तो उस नदी के पानी में मिला दिया जाता था। अब लगातार नदी के पानी में जब मर्क्यूरी मिलाया गया तो एचजी, जो फिशेस वहाँ पर रहते थे उन फिशेस ने उस पानी को पिया तो फिशेस के अंदर एचजी कंसंट्रेशन बढ़ गई। बोले तो वहाँ पर क्या हो रहा है? बायोमैग्निफिकेशन हो गया। और जब बायोमैग्निफिकेशन हो गया तो वहाँ के जो लोग मछलियों को खाते थे उनमें कुछ टाइम बाद देखा गया तो उनमें जो है ना दिमागी बीमारियाँ आनी शुरू हो गई, न्यूरल डिसऑर्डर आने शुरू हो गए। बोले लोग भूलने लगे बातों को और अजीबोगरीब। तो बीमारी को नाम दे दिया गया मीनामाटा डिजीज, जो कि एचजी या मरकरी की वजह से होती है। एचजी पारा मरकरी की वजह से होती है, मीनामाटा रोग, ठीक है ना। तो मीनामाटा रोग आज दुनिया में कहीं पर भी मिले, एचजी की वजह से बीमारी हो रही तो आज भी उसको मीनामाटा डिजीज ही कहते हैं, है ना। यानी कि पास के वो गांव में नदी के पास में आ रहे तो भूतखेड़ा डिजीज नाम पड़ जाएगा या घोड़ाखेड़ा डिजीज नाम पड़ जाएगा, आज भी उसको मीनामाटा डिजीज ही कहेंगे। समझ रहे बात को? इस तरह से बहुत सारे किस्से कहानियां हैं। जैसे कि भोपाल की बात करें तो भोपाल के अंदर, चलो छोड़ो, पता ही है तुमको? अरे तुमको नहीं पता क्या? एक टाइम हो चुका है, मैं तो सारे आ चुके हैं, करेंगे बातें बाद में। कुछ कैंसर समझ में आ रहा है बाबू, है ना। कैंसर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इंट्रोडक्शन भी बाकी है। कैंसर लंबा चलेगा, एड्स से ज़्यादा लंबा चलेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।